नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका के इस खास फेसबुक लाइव में। ये है पत्रिका लाइफलाइन और आज हमारे साथ है डॉक्टर अमित अग्रवाल। इनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है और जयपुर के मोनी लेक हॉस्पिटल में कंसल्टेंट है। आप ऑर्थो में एमएस और डीएन भी हैं। आपका जो फोटे है वो स्पोर्ट्स इंजरी है, यहाँ तक कि आपको स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप मिल चुकी है। आप स्पोर्ट्स इंजरी के साथ साथ नी जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ भी हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका लाइफलाइन के इस खास फेसबुक लाइव में। धन्यवाद पत्रिका का और पाठकों का। जी डॉक्टर जी बताएं। जी डॉक्टर साहब, चूंकि सर्दियां स्टार्ट हो चुकी है और हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनका ये सवाल है कि जैसे ही सर्दियां शुरू हो जाती हैं उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसकी क्या वजह है? सर्दियों में अक्सर हमने सुना है, आप लोगों ने भी सुना है, हम डॉक्टर भी सुनते ही रहते हैं कि जोड़ों में दर्द बढ़ गया है। इसके 3-4 कारण कॉमन होते हैं। पहला कारण ये होता है कि बॉडी अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करती है। जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का दौरा है, वो हाथ पैरों में कम होकर अपने शरीर की तरफ ज्यादा हो जाता है, जिससे जो हाथ पैरों के जोड़ हैं अपने उसमें पेन बढ़ जाता है। सेकंड रीजन ये होता है कि जो पेन की सेंसिटिविटी है, जो रिसेप्टर्स होते हैं जहां से पेन बॉडी के लिए आता है, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तीसरा ये होता है, एयर का प्रेशर कम होता है सर्दियों में, उसकी वजह से मसल और टिश्यू जो अपनी मांसपेशियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। ये सब 3-4 कारण है जिससे हमें पेन बढ़ जाता है। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कुछ कारण है सर्दियों में जिनसे पेन बढ़ जाता है, तो जोड़ों का दर्द के टाइप्स क्या होते हैं और जो अलग अलग टाइप के जोड़ों के दर्द हैं उनके लक्षण क्या होते हैं? जोड़ों के दर्द बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे हम कहते हैं बढ़ती उम्र के साथ ओस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें जोड़ों का जो कार्टिलेज होता है वो घिसावट, उसमें घिसावट शुरू हो जाती है। या कई पेशेंट्स में रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जैसे जो जिसको गठिया बोलते हैं आम लैंग्वेज में। तीसरा, किसी फ्रैक्चर के बाद में कोई जोड़ पेन हो सकता है, जोड़ खराब हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि बॉडी वेट अगर किसी का बहुत ज्यादा है तो उसके जोड़ों में भी दर्द हो सकता है। इनके लक्षण जो हैं आमतौर पे कॉमन होते हैं। ऐसा आम आदमी के लिए पहचानना मुश्किल है कि जो ये दर्द किस कारण से है, तो विशेषज्ञ की सलाह लेके ही हम पहचान सकते हैं। जी, आपने कहा कि जोड़ों का दर्द की वजह चाहे कोई भी हो, टाइप कोई भी हो, लेकिन लक्षण होते हैं वो समान होते हैं और उसके बिना पर पहचानना मुश्किल है कि किस टाइप का ये जोड़ों का दर्द है। तो डॉक्टर साहब, एक जो समस्या है जो हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं उनको आ रही है, जो बहुत सारे सवाल भी हैं, उनका उन्होंने कहा है कि रूमेटेड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस, ये जो दो आर्थराइटिस है इनमें डिफरेंस क्या होता है और ये किस किस तरह से इनका ट्रीटमेंट हो सकता है? कॉमन टर्म आर्थराइटिस का मतलब ये होता है कि जोड़ में दर्द होना और जोड़ का इन्फ्लेमेशन होना। अगर वो रूमेटॉइड है या ओस्टियो है, ओस्टियो का मतलब क्या होता है कि जोड़ में गिरावट हो गई है, जोड़ का जो कार्टिलेज है वो घिसना शुरू हो गया, जोड़ के जो कुशन है उनका इफेक्ट कम हो गया है। ये आमतौर पे हम बढ़ती उम्र के साथ देखते हैं। जिनमें वजन ज्यादा होता है या फीमेल सेक्स है उनमें ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। जिनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है, उनमें ज्यादा चांसेस रहते हैं होने के। या फिर जिनकी फैमिली में कोई ऑस्टियोआर्थराइटिस है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरह से ऑटो इम्यून डिजीज है। इसमें जो बॉडी की लड़ने की क्षमता होती है वो बॉडी की कंप्लीटली अफेक्ट होती है। इससे क्या होता है, हमारे जोड़ खराब होना शुरू हो जाते हैं। आमतौर पे ऑस्टियोआर्थराइटिस एक या दो जोड़ में होगा, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत सारे जोड़ों को खराब करता है। जी, आपने कहा कि मुख्यतः ये होता है कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो एक में होता है और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो एक से ज्यादा में होता है, और जहाँ ऑस्टियो आनुवंशिक होता है उसमें बल्कि रूमेटॉइड के बहुत सारे लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब मॉर्निंग वॉक की जाए तो उसकी क्या मतलब, क्या सर्दियों में मॉर्निंग वॉक को स्टार्ट रखना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? मॉर्निंग वॉक तो चाहे सर्दियां हो चाहे गर्मियां हो हमेशा करनी चाहिए। मॉर्निंग जी वॉक एक बहुत ही बेस्ट और सिंपल फिजिकल एक्टिविटी है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। सर्दियों में भी इसे जारी रखना चाहिए, लेकिन सर्दियों में ठंड बहुत होती है तो हमें इसके प्रोटेक्शन के हिसाब से चलना चाहिए। हमें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए गर्म कपड़े, हाथ पैरों में ग्लव्स, ऊनी मोजे, सिर पे कैप, आंख कान सब ढके हुए रहने चाहिए ताकि बॉडी में ठंड नहीं लगे और हम आसानी से अपनी मॉर्निंग वॉक कर सके। मॉर्निंग वॉक के साथ हल्की फुल्की सिंपल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए।
जी, आपने कहा मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सिंपल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, लेकिन इसका वक्त क्या होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बिल्कुल उनको ऐसा लगता है कि हम मुंह अंधेरे ही मॉर्निंग वॉक करें, तो क्या सर्दियों में हमें मॉर्निंग वॉक का वक्त बदल देना चाहिए? बिल्कुल बदल सकते हैं। मॉर्निंग वॉक का मतलब ये नहीं है कि मॉर्निंग में ही करना है। अगर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल रहा तो इवनिंग में भी कर सकते हैं। मेन जो टारगेट है बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करना, और आधा घंटा डेली वॉक करना, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। लेकिन बेटर है कि मॉर्निंग में करना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अंधेरे में ही करना है, कभी भी कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, जहाँ तक हड्डियों और जोड़ों की दर्द की बात होती है तो बहुत सारे जो लोग हैं वो तो डाइट के बारे में सलाहें देते हैं कि ये खाओ, वो मत खाओ, अगर ये खाओगे कैल्शियम लोगे तो आपके अनुसार, चूंकि आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो डाइट का क्या रोल होता है जॉइंट्स पेन में? जॉइंट्स पेन में डाइट का बहुत अच्छा रोल है। आमतौर पे जॉइंट्स पेन का कारण विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी या प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन कारणों से हो सकती है। नॉर्मली हम अच्छी डाइट लेना चाहिए जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम, प्रोटीन्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों। जो तली हुई चीजें हैं, ज्यादा मिर्च मसाला है, इनसे हमेशा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को जॉइंट्स भी खराब कर सकती हैं और अपना गैस्ट्रिक सिस्टम भी खराब करती हैं। जी, आपने कहा ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर चीजें लेनी चाहिए, लेकिन आप हमारे दर्शकों को यहाँ ये भी बताएं कि ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और शाकाहारी क्या चीजें लें और जो नॉन वेजिटेरियन है वो क्या चीजें लें? नॉन वेजिटेरियन के लिए एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है फिश। जो सैल्मन फिश होती है उसमें अच्छा ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन डी, ये होते हैं। और वेजिटेरियन डाइट में अखरोट है जो रिच सोर्स है, सोयाबीन है, साथ में पालक है, और हरी सब्जियां हैं। ये सब में ओमेगा 3 फैटी एसिड और कैल्शियम होता है। जी, आपने कहा कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो सोयाबीन और अखरोट में काफी होता है, और जो फिश होती है, अगर नॉनवेज अगर कोई खाता है तो वो फिश ले सकता है। डॉक्टर साहब, ओमेगा 3 के कई बार कैप्सूल्स लेने की भी सलाह दी जाती है, उसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं? बिल्कुल उचित है। अगर अपनी डाइट से अपने खाने की पूर्ति नहीं हो पा रही है, हम डाइट की ले रहे हैं लेकिन फिर भी कमी है, फिर भी हमारी कैल्शियम लेवल फॉल कर रहे हैं, विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल नहीं है, तो हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। जो सप्लीमेंट्स हैं वो भी इन्हीं पदार्थों से बनाए जाते हैं। जी, उसे आपने कहा लेने की बुराई सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, घर में अगर किसी को जोड़ों का दर्द है तो घर में उसका क्या इलाज हो सकता है? घर में सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि उस जोड़ को, जहाँ जिस जोड़ में दर्द है उस जोड़ को थोड़ा गर्म रखें, ताकि सर्दी के मौसम में वो दर्द बढ़े नहीं। उस जोड़ की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें ताकि स्टिफनेस नहीं हो। मांसपेशियों की स्टिफनेस प्रिवेंट करने के लिए और एक्टिविटी बनाने के लिए विटामिन ई साथ में लें, विटामिन डी और कैल्शियम के साथ में, और हल्की एक्सरसाइज करें। और ध्यान रखें उस जोड़ में कोई चोट नहीं लगे, जिससे वो दर्द बढ़ सकता है। जी, आपने कहा कि जोड़ है उसमें चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जैसे बुजुर्ग होते हैं उनको घरेलू इलाज से भी आराम नहीं मिलता। कई लोग हल्दी का दूध वगैरह भी पीने की सलाह देते हैं, तो ये जो छोटे छोटे घरेलू इलाज हैं आपके अनुसार ये कितने कारगर है? घरेलू इलाज हल्के फुल्के दर्द में तो कारगर होते हैं, साथ में हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं। जैसे हल्दी का दूध आपने बात छेड़ी, तो उससे इम्यूनिटी भी बढ़ती है और जॉइंट पेन भी डेफिनेटली कम होता है। लेकिन ये हल्के दर्द के ही लिए ही कारगर है। अगर पेन बहुत सीवियर है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ गई है, कोई व्यक्ति अपनी दिनचर्या नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जी, आपने कहा कि अगर हल्का फुल्का दर्द है तभी घरेलू इलाज करें, अगर थोड़ा भी सीवियर पेन है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और जो भी दवाएं लें वो डॉक्टर की सलाह से लें, क्योंकि अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं लें। ये मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। डॉक्टर साहब, क्योंकि आप एक नी रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ हैं, तो नी रिप्लेसमेंट कब करवाना चाहिए? आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉमन सर्जरी हो गई है, लेकिन हमारे पेशेंट्स हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि नी रिप्लेसमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, नुकसान तो नहीं होगा। लेकिन आज के टाइम में मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, नी रिप्लेसमेंट 98-99% कॉमन सर्जरी हो गई है। और किन मरीजों को करवाना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। जी, अगर हल्का दर्द है, वो अपनी डेली की दिनचर्या आराम से कर पा रहा है, तो उसको अपनी नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। नी रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट उन व्यक्तियों को पड़ती है जो अपनी बिल्कुल
डेली रूटीन एक्टिविटीज भी नहीं कर पा रहा है, जैसे टॉयलेट जाना है वो भी नहीं कर पा रहा है, या बाहर मंदिर तक जाना है वो भी नहीं कर पा रहे हैं बुजुर्ग लोग, तो उनमें ये होता है, या फिर उनको डेली की दवा लेने की जरूरत पड़ रही है, डेफिनेटली उनको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद कोई भी व्यक्ति है वो कितने दिनों में रिकवर हो जाता है और अपने जो सामान्य काम है वो कर सकता है? फुल रिकवरी के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, और वैसे अगर व्यक्ति चलने की बात की जाए तो हम अगले दिन से चलाना शुरू कर देते हैं उनको वॉकर के साथ, और फुल रिकवरी के लिए 3 से 4 हफ्ते लगते हैं उसको। लेकिन डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट जो सर्जरी है वो उसके लिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं कि कराएं या नहीं कराएं, क्या सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, हम वापस चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, और क्या ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ समय बाद हमें इसको कराने की फिर से जरूरत पड़ेगी। तो उसमें जो सफलता की जो दर होती है वो आपके हिसाब से कितनी होती है? सफलता दर है 98-99% सक्सेस रेट है, इसको आराम से करवाया जा सकता है। जो जी। कॉम्प्लिकेशन है वो हर नॉर्मल सर्जरी की तरह इसमें भी रहती है, और वो नील के बराबर है। तो एक उम्र होती है कि इस उम्र तक ही नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई जा सकती है और उसके बाद नहीं करवाई जा सकती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उम्र बाध्य नहीं है। मेन ये है कि अगर जोड़ इतना खराब हो गया है, दर्द इतना ज्यादा है कि फिर तो अपन को करवाना ही चाहिए, उसमें उम्र बाध्य नहीं आती है। जी, आपने कहा उम्र बाधे नहीं आती, किसी भी उम्र में है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराई जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, जोड़ों का दर्द एक ऐसा दर्द है जो कि बहुत कॉमन है, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है, मतलब किस वक्त हमें एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जोड़ों का दर्द अगर हल्का फुल्का है तो घर पे भी इलाज किया जा सकता है। जोड़ों का दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आदमी को बिस्तर में करवट लेने में भी परेशानी हो रही है, उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, अपना टॉयलेट भी नहीं जा पा रहा है, तो डेफिनेटली सलाह लेनी चाहिए और अपना प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। जी, आपने कहा अगर सीवियरिटी ज्यादा हो। डॉक्टर साहब, लेकिन जो महिलाएं हैं आपने देखा होगा कि अक्सर उनकी बोन डेंसिटी कम पाई जाती है, वो कैल्शियम उनको सप्लीमेंट लेने की सलाह की जाती है, तो महिलाएं अपनी हड्डियों का किस तरह से ख्याल रख सकती हैं? आमतौर पे हड्डियों का खोखलापन हो जाता है या हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हम उसको ओस्टोपोरोसिस बोलते हैं, और ये महिलाओं में ज्यादा चांसेस रहते हैं एज पुरुषों के मुकाबले में, क्योंकि महिलाओं में मीनोपॉज के बाद में कैल्शियम लेवल में बहुत बड़ी गिरावट आती है। तो हर 50 साल की उम्र के बाद में हर 3 में से 2 महिलाओं के ओस्टोपोरोसिस होने के चांसेस रहते हैं, और पुरुषों में ये रेशियो जो 5 में से 1 की है। उस चीज को ध्यान में रखते हुए अच्छी विटामिन डी और कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, एक वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हड्डियों की मजबूती बनी रहे, और जी, डॉक्टर साहब, आपने कहा कि महिलाओं को कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। तो एक विटामिन डी की जो कमी है वो अक्सर भारतीय जो लोग हैं उनमें पाई जाती है, जबकि यहाँ धूप प्रचुर मात्रा में है। तो जो सप्लीमेंट्स है उसका रोल कितना अधिक है, और दूसरी बात है कि सप्लीमेंट्स लेने का क्या कोई तरीका भी है? आपने सही कहा, इंडिया में धूप बहुत है, और वेजिटेरियन डाइट में विटामिन डी हमेशा डेफिशिएंट रहती है, और हमारे इंडिया में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन हैं। लेकिन धूप का जो असर है वो 20 मिनट तक 7 में से 5 से 6 दिन होना चाहिए, तो पूरी डायरेक्ट बॉडी में होना चाहिए। आज के टाइम पे धूप इतनी खतरनाक हो गई है, अल्ट्रावायलेट धूप को नहीं सहन कर सकते। तो इंडिया में धूप होने के बावजूद भी मोर देन 90% पर्सन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई गई है, और इसको कमी को पूरा करने के लिए विटामिन डी के कैप्सूल्स आते हैं, इसको हम हर 7 दिन में एक बार लेते हैं खाने के लिए, और 3 से 4 महीने का इसका कोर्स होता है, वो हम कंप्लीटली ले सकते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। जी, डॉक्टर साहब, आपने अपने महिलाओं की बात की, आपने कहा कि मेनोपॉज जब होता है तब उन्हें बहुत ज्यादा कमी आ जाती है, उनकी बोन डेंसिटी होती है वो कमजोर होने लगती है। इसी तरह से जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो किशोरियों की डाइट में क्या क्या होना चाहिए ताकि उनकी हड्डियां कमजोर ना हो, क्योंकि तब भी बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ ब्लीडिंग के कारण आयरन और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी हो सकती है, और साथ में ग्रोइंग एज होती है, तो विटामिन डी और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट्स बोन्स के साथ साथ बॉडी की रहती है। तो अगर उस टाइम डेफिशिएंसी हो रही है तो विटामिन डी, कैल्शियम रिच डाइट और आयरन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। आयरन जैसे हरी सब्जियां होती हैं, अपने अनार है,
या गाजर है, इन सब में आयरन की मात्रा भरपूर रहती है, ये हम ले सकते हैं। जी, आपने कहा कि जब बच्चियां हैं अगर वो उन्हें मासिक धर्म की शुरुआत हो तो आयरन रिच डाइट का भी रोल होता है। डॉक्टर साहब, बच्चों की डाइट किस तरह से होनी चाहिए ताकि शुरू से ही उनकी जो हड्डियां हैं वो मजबूत रहें? बच्चों में एक्सरसाइज की तो कमी नहीं होती है, वो तो सारा दिन खेलते रहते हैं, तो ये पॉइंट तो हम अवॉइड कर सकते हैं कि वो एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल है उनका। लेकिन डाइट आजकल बच्चे देखते हैं, मैं ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, तो वो एक बहुत बड़ा डेफिशिएंसी फैक्टर है इंडिया में डाइट को लेकर। और जंक फूड एक अवॉइड करने चाहिए बच्चों में। बच्चों में शुरुआत से ही जंक फूड अवॉइड करने को ट्राई करें, जिससे क्या है कि उनका न्यूट्रिशन बैलेंस बिगड़े नहीं। तो घर की हरी सब्जियां, विटामिन डी रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड, आयरन रिच फूड, ये सब हमें उनको खिलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने कहा कि जंक फूड से बच्चों को दूर रखा जाए और घर की जो चीजें हैं उनको खिलाने में उनको ज्यादा उनको खिलाने की तरफ जोर देना चाहिए। खासकर मुझे लगता है डॉक्टर साहब, हमारा जो पारंपरिक डॉक्टर साहब, मेरा सवाल शायद आप तक आया नहीं है। हाँ, आया नहीं है। बुजुर्गों की जो डाइट है उसमें किस किस तरह का बदलाव हमें करना चाहिए ताकि उनकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर ना पड़े? बुजुर्गों में हमें डाइट के लिए ये देखना चाहिए कि उनकी जो रेगुलर हर 3-4 घंटे में वो डाइट लें, चाहे हल्का लें लेकिन हर 3-4 घंटे में खाते रहें, जिससे क्या है कि उनके न्यूट्रिशन पे असर नहीं हो। और साथ में ही उनके कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट्स, जैसे हरी सब्जियां होती हैं, उनको ड्राई फ्रूट्स हमें रेगुलरली खिलाने चाहिए, जिससे कैल्शियम और उनका आयरन और मिल्क प्रोडक्ट्स भी अच्छे से देने चाहिए। सुबह शाम दूध पिएं, और मिल्क के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर है, दही है, वो भी अच्छी मात्रा में लें। जी, तो वो ले सकता है आराम से। डॉक्टर साहब, आपने कहा मिल्क प्रोडक्ट्स, लेकिन कई बार बच्चे दूध नहीं पीते हैं, तो ऐसे बच्चे जो दूध नहीं पीते हैं उनमें कैल्शियम की आपूर्ति किस किस तरह से की जा सकती है? दूध को फ्लेवर्ड मिल्क बना, दूध में सकते टेस्ट चेंज हो जाता है। सेकंड थिंग ये है कि दूध में वो भी इक्वली ही इम्पोर्टेंट रोल है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स वगैरह उनको दें, जिससे उनकी कैल्शियम की कमी नहीं होने। जी, आपने कहा कि फ्लेवर्ड मिल्क दें उनको और उसके दूध का बदल सकते हैं, लेकिन कई बार डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जो महिलाएं हैं वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती हैं, दूध नहीं पीती हैं वो, तो उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है, बोन की जो बोन डेंसिटी है वो कमजोर हो जाती है। तो महिलाओं को किस तरह की चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए? जो कैल्शियम रिच डाइट है वो तो हरी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में होती है। और प्रोटीन, वो प्रोटीन इंडियन प्रोटीन अच्छा है, और दाल है, सीरियल्स हैं, पल्सेस होती हैं, जिनमें प्रोटीन और कैल्शियम भरपूर। फीमेल स्पेशली आयरन सप्लीमेंट्स भी, आयरन रिच डाइट भी लेनी चाहिए। जी, आपने कहा कि आयरन रिच डाइट लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ बात हो रही थी पहले ऑस्टियोपोरोसिस की, तो ऑस्टियोपोरोसिस एक बहुत बड़ी समस्या है, महिलाओं में होती है और मतलब खासकर महिलाओं में बहुत ज्यादा पाई जाती है ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताएं। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है बोन का खोखलापन। बोन इतनी कमजोर हो जाती है, इतनी खोखली हो जाती है कि वो आसानी से टूट सकती है। हम उसको आमतौर पे ये यंग एज में नहीं होती है, 50 साल के बाद होती है, लेकिन यंग एज में भी हो सकती है अगर कोई बहुत ज्यादा नशा करता है, जैसे टोबैको वगैरह है, या फिर उसको कोई ऐसी दवाई चल रही है जिससे हड्डियां कमजोर होती हैं, या फिर उसको ऐसी कोई बीमारी है जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। ओस्टोपोरोसिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आमतौर पे सबसे पहले कॉमन कारण तो एक फीमेल सेक्स है, फीमेल्स में ज्यादा होती है मेल्स के कंपेयर में। सेकंड है, अगर किसी का वेट इतना ज्यादा है
कि उसकी हड्डियां कमजोर होने का कारण बन सकता है। तीसरा, कोई नशा करे या कोई सीडेंट्री लाइफस्टाइल जी रहा है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा है, हड्डियों पे जोर नहीं दे रहा है, तो हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती हैं। तो इन सब से बचने के लिए हमें कारण को दूर करना बहुत जरूरी है। जो कारण हम दूर कर सकते हैं उनको दूर किया जाना चाहिए, जो नहीं कर सकते हैं उनके आगे इलाज करना चाहिए। जैसे कोई किसी प्रकार का नशा नहीं करें और अपनी फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करके रखें। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है ना। नहीं, मैंने पूछा डॉक्टर साहब, अगर ओस्टियोपोरोसिस किसी को हो जाता है तो फिर उसका इलाज क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज हम बहुत सारे कैल्शियम और विटामिन डी रिच डाइट दें, हम उसको एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करें। तीसरा, विटामिन सप्लीमेंट स्टार्ट करनी चाहिए, कैल्शियम रिच कैल्शियम सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। और मेडिसिन आती हैं जो उसमें हार्मोनल थेरेपी है मेनली, तो उसको पूरा करने के लिए हार्मोनल थेरेपी होती है। साथ में कई इंजेक्शंस भी आते हैं जो हड्डियों की डेंसिटी को इम्प्रूव करते हैं। जी, आपने कहा कि इंजेक्शंस आते हैं जो कि हड्डियों की डेंसिटी को सही करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, जो अगर ऑस्टियोपोरोसिस की सीवियर कंडीशन हो जाती है तो फिर उसके बाद इलाज क्या है? कंडीशन में कई बार क्या होता है, किसी पेशेंट को मालूम ही नहीं होता कि उसकी हड्डियां इतनी कमजोर हो गई हैं। लगेगा ऐसा होता है कि पेशेंट ने कुछ पीने के लिए हो गया है या हल्का सा पानी और फूले के, ये सब ओस्टियोपोरोसिस के एक तरह से जो हल्की सी चोट से भी फ्रैक्चर हो सकते हैं। अगर फ्रैक्चर हल्का फुल्का है जिसको बेड रेस्ट से ठीक किया जा सकता है तो हम उसको ऐसे करते हैं। अगर फ्रैक्चर इतना सीवियर है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया है कि वो बेड रेस्ट से ठीक नहीं हो सकता, फिर उसका इलाज है। लेकिन हड्डियां मजबूत करने के लिए जी डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि हम बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी बीमारियां, खासकर हड्डियों में जो दर्द होता है वो हमारी लाइफस्टाइल के बारे में के वजह से होता है। तो हमारा लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए ताकि जो हमें समस्या ही ना हो हड्डियों की? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है अपनी सोसाइटी में। आजकल लोग नहीं सोने की, तो सबसे पहले अपनी दिनचर्या को जल्दी टाइम से उठा जाए, जिससे हम आधा घंटा या 1 घंटा हम अपनी बॉडी को दे सके। बाकी काम सब इम्पोर्टेंट है अपनी लाइफ में, वर्क अपनी जगह है, पर्सनल लाइफ अपनी जगह है, लेकिन बॉडी के लिए एक आधा घंटा देना बहुत जरूरी है, जिसमें हम मॉर्निंग वॉक, मेडिटेशन है या सिंपल फिजिकल एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड थिंग, डाइट पे ध्यान नहीं किया, कभी डिनर मिस कर दिया, कभी लंच मिस कर दिया, वो चीज नहीं होनी। हर चीज बॉडी के लिए देते रहे, जिससे बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रहे। बहुत अंदर तक आ गए हैं बॉडी में, उनको कोशिश करें कि उनको घर पे ही बनाएं, जिससे क्या है कि बाहर का जो तेल होता है या कोई भी ऐसी अनअवॉइडेबल थिंग्स है वो हम अवॉइड कर सकें घर। थर्ड थिंग, कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए, जिससे उससे भी मेंटल लेवल अपना अच्छा होना चाहिए, जिससे बॉडी पे नहीं आए, क्योंकि सारे सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बॉडी के लिए हम किसी और सिस्टम पे ध्यान नहीं दें, पूरी बॉडी का ध्यान रखना बहुत, सब जगह से हेल्दी होना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए और आपने हमारे दर्शकों को हड्डियों की जो बीमारियां हैं उनसे संबंधित जानकारी दी। आपने बताया कि नी रिप्लेसमेंट जो कि आप विशेषज्ञ किसी भी उम्र में करवाना चाहिए और उससे डरना नहीं चाहिए। आपने बताया
कि जो महिलाएं होती हैं उनको खास तौर से अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और हम सभी को अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मेंटेन करना चाहिए कि हमें हड्डियों की बीमारियां हो ही नहीं, बल्कि हमें हड्डियों की तो क्या कोई भी बीमारी ना हो। और आपने कहा कि सर्दियों का मौसम है, लेकिन मॉर्निंग वॉक जरूर करें, उसमें कोई कोताही ना बरतें। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।